everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि 2023 आ रहा है तो चलो हम अपनी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। सभी के सभी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि इस साल अभी हमारा कुछ नहीं होगा, इस साल हमारा कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो 2023 के लिए सभी के सभी टारगेट कर रहे हैं कि 2023 में हमको बैंक का जॉब चाहिए ही चाहिए है। सो पहले बता देती हूँ, अभी आज का जो सेशन है ना हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, चाहे आप एक बिगिनर है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक चीज़ करने वाले हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। वेल यस, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। और ये भी नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया सर्कुलर अरेंजमेंट का, बस नहीं, हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पजल का डोमेन है जिसमें सिर्फ एक तरीके के क्वेश्चंस नहीं मिलते, आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स सर्कुलर टाइप करने वाले हैं, उसमें भी आगे फर्दर जो उसके सब टाइप्स हैं कौन कौन से कवर करने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग। हमारा जो सबसे पहला सबसे पहले हम जो सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं उसमें कौन सा करते हैं कि सभी के सभी एक डायरेक्शन को फेस करते हैं, या इनसाइड होंगे या आउटसाइड होंगे। तो एक सिंगल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो होता है, यानी कि या तो इनसाइड सारे के सारे ऑल इनसाइड या फिर ऑल आउटसाइड वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसके अलावा इसके बाद में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों दिया होगा। और इसके अलावा इन्हीं दोनों टाइप्स में हम लोग इनको साथ में वेरिएबल भी देंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको साथ में वो आपको वेरिएबल दे देगा, और वो भी किसमें, मिक्स्ड में। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और जो होमवर्क है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी एंड तक बने रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में आपको करना है, सॉल्व करना है। उसका सोल्यूशन मुझे आप सभी से चाहिए कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस देखकर आप लोग बोलोगे कि अच्छा, हमारे जो टॉप मोस्ट लेवल के जो हमारे पेपर्स होते हैं, कौन से, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, ये उस लेवल के क्वेश्चंस हैं। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। अगर क्लर्क का पेपर आएगा तो डेफिनेटली इससे बहुत आसान आएगा, वो तो आप बना ही लोगे अगर आप आज के सेशन को देख लोगे और आज के क्वेश्चंस को सीख लोगे। और एक और सबसे बड़ी चीज, मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। एक यूनिवर्सल अप्रोच जिससे आप कभी भी गलत, मैं नहीं मानती कि जिससे कभी कोई गलती कर सकता है अगर अच्छे से उसको आता है। यूनिवर्सल अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सभी उससे कर लेते हैं। एक और नया अप्रोच जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मुझसे भी पढ़ाओ, तो आई थॉट कि वाई नॉट, वो भी पढ़ाया जाए आपको। तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपको जो कंफर्टेबल हो, जो मेथड कंफर्टेबल हो, आप उसको यूज कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और आपको लगता है कि हाँ, ये वाला मेथड करने के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो आप उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए। चलिए, तो बातें बहुत हो गई है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यस, हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर इसके बाद में हम लोग अपने सेशन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, बनाते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा एक होता है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट में आपने ज्यादातर कैसे क्वेश्चंस किए हैं,
8 लोग आपको एक अरेंजमेंट में मिलते हैं, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें 6 पर्सन, यस 6 लोग गिवन है, 6 लोग वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम 8 पर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग 10 पर बढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, प्लीज मैं एक और चीज चाहती हूँ, आई डोंट वांट कि कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट इधर उधर डाइवर्ट हो, तो अभी प्लीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको जो नया मेथड है वो समझ में नहीं आएगा, जितने भी न्यू कमर्स है। ठीक है, चलिए। सो क्या कहता है, 6 पर्सन, 6 लोग हैं, आदित्य, बबलू, छवि, दिनेश। तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ABCDE एंड F सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करते हुए। ये 6 लोग हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हैं, 6 के 6, ABCDE एंड F। ईच ऑफ देम इज सर्टेन ईयर्स ओल्ड, हर एक पर्सन की कुछ एज है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर इज 34 ईयर्स। क्या कहता है, जो लोग आमने सामने बैठते हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट, जो लोग आमने सामने एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो क्या है, 34 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि हर 2 पर्सन जो आमने सामने, टोटल 6 लोग हैं, तो यानी कि एक तरीके से 3 पेयर्स बनेंगे। समझे इस चीज को? देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ उसका कहने का मतलब क्या है, और मैं इस पेन और को यूज करने के बिल्कुल भी अकस्टम्ड नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। यस, मैनेज करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग कि सही बन जाए मुझसे, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर पढ़ाने की आदत है और वहां पर अभी आपके सर की क्लास चल रही है। जस्ट समझाने के लिए है यहाँ पर। अगर हमारे पास टोटल 6 लोग हैं, राइट, तो कुछ ऐसा होगा, तो ये जो आमने सामने वाले पर्सन होंगे, इनकी एजेस का सम होगा 34। ठीक है, ये जो आमने सामने वाले पर्सन है, इनकी एजेस का सम होगा 34, और ये जो आमने सामने वाले पर्सन है, इनकी एजेस का सम क्या होगा, 34। इतनी सिंपल सी चीज है, उसने ये बोला है। चलो, तो कुछ मिला ना अभी हमें यहाँ पर, इंटरेस्टिंग मिली ये चीज कि आमने सामने वाले जो पर्सन है उनकी एजेस का सम क्या है, 34 ईयर्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ देम इज लेसर देन 11 ईयर्स ओल्ड एंड ग्रेटर देन 23 ईयर्स ओल्ड। इनमें से कोई भी पर्सन 11 साल से छोटा नहीं है और 23 साल से बड़ा नहीं है, तो यानी कि सभी की जो एज है वो 11 से 23 के बीच में होगी। 11 से 23 के बीच में होगी सभी की एज। चलो आगे। वन पर्सन सिट्स बिटवीन दिनेश एंड द वन हु इज 4 ईयर्स एल्डर देन दिनेश। कहता है एक पर्सन बैठता है दिनेश और किसके बीच में, दिनेश और एक पर्सन जिसकी दिनेश से कितने उम्र ज्यादा है, D+4, 4 साल ज्यादा है, तो डी की जितनी भी एज है, तो एक पर्सन है डी और किसके बीच में, जिसकी एज है D+4। सिंपल। आगे। ईरा सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बबलू। बबलू के इमीडिएट राइट पर कौन है, ईरा। सभी के सभी देखो इनसाइड फेसिंग है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, बबलू के इमीडिएट राइट पर ईरा आ जाएगी। फैजान सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यंगेस्ट पर्सन। जो आपका यंगेस्ट पर्सन है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी एज सबसे कम है, जो अभी आपको पता नहीं है इस पॉइंट, ठीक है, जो सबसे यंगेस्ट पर्सन है, जो सबसे छोटा है, उसके सेकंड राइट पर फैजान। एफ जो है यंगेस्ट पर्सन, अब यंगेस्ट पर्सन की जो भी एज है मुझे नहीं पता, तो मैं उसको यहाँ पर वाई से डिनोट कर रही हूँ। यंगेस्ट पर्सन के सेकंड राइट पर, यानी कि एक का गैप आ जाएगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, इनसाइड फेसिंग है, तो यंगेस्ट के सेकंड राइट पर कौन है आपका, फैजान। वाई पर्सन का नाम नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए से एफ तक है जो नाम गिवन है, वाई यंगेस्ट पर्सन की बात हो रही है। चलो आगे। दिनेश सिट्स ऑपोजिट टू 15 ईयर्स ओल्ड पर्सन। दिनेश किसके ऑपोजिट बैठता है, जिसकी एज क्या है, 15 ईयर्स। ठीक है, दिनेश जो है वो किसके साथ में बैठता है, ऑपोजिट बैठता है, जिसकी एज है कितनी, 15 ईयर्स। ठीक है, सो अब एक चीज को समझो, दिनेश के ऑपोजिट बैठता है, यहाँ पर मैं दोनों तरीके से अभी यहाँ पर ना क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ आप सभी के लिए। चलिए थोड़ा बेटर है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल 6 लोग हैं। क्या कहता है, दिनेश किसके ऑपोजिट बैठता है, जिसकी एज है कितनी, 15 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स। सो अब हमें पता है कि जो लोग ऑपोजिट बैठते हैं एक दूसरे के, उनकी कितनी एज है, उनकी एजेस का सम है 34, तो यहाँ से हमें डी की एज नहीं मिल गई। 34 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 19 आएगा, तो डी की एज हमें पता चल गई यहाँ से कितनी है, 19।
डी की एज है 19, तो यानी कि डी की एज है 19 और एक पर्सन का गैप है जिसकी एज है D+4 यानी कि 23 ईयर्स। तो 19 और 23 के बीच में एक का गैप हुआ, हमें ये चीज समझ में आई। 19 और 23 के बीच में एक का गैप हुआ। चलिए, अब यहां से ही आप लोग क्या समझे, यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं, डी और 15 के बीच में दोनों तरफ से देखो कितना गैप है, 2 लोगों का गैप है, 1 2। डी और 15 के बीच में 2 लोगों का गैप है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से, मैं साइमल्टेनियस लेकर चल रही हूँ कि जो हम दूसरा मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट को, वो भी कहाँ से आया, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा, यहीं से ही, इसी से ही मैं आपको एक, बिल्कुल जिसमें हम करते हैं ना लीनियर रो बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, हमको सर्कल नहीं बनाना पड़ता, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आपने देखा, आपको पता है डी और 15 आमने सामने है, तो जरा चेक करो डी और 15 के बीच में 2 लोग हैं, तो हमें क्या समझ में आया कि आपका जो डी है, ठीक है, जिसकी एज है कितनी, 19 ईयर्स, 2 का गैप है किसके बीच में, जिसकी एज है 15 ईयर्स। ठीक है, ये हुआ हमारा। चलो ये हो गया। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, डी और 15 के बीच में 2 का गैप है, डी और 15 के बीच में 2 का गैप है, ये हमने अभी, हम इस वाले की बात कर रहे हैं। यहां से तो आपको समझ में आ गया कितना आसान है, इसीलिए बोलती हूँ यहाँ से कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पता है फिगर में कैसे। अब हम इस फिगर से यहाँ इस मेथड तक कैसे पहुंचे, ध्यान से सुनिए। डी और 15 के बीच में 2 का गैप है। अब काफी सारे स्टूडेंट से सोच रहे होंगे मैंने डी के राइट में क्यों लिया है 15, डी के लेफ्ट में क्यों नहीं लिया। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि डी और 15 आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन से डी और 15 के बीच में कितने लोग होंगे, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हमने देखा डी और 15 के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर हम यहां से लेंगे 1 और 2, तो डी 1 2, उसके बाद में यहां से 15, ये फाइनली देखो क्या होने वाला है, फाइनली ये क्या होने वाला है, ये वाला जो पर्सन है आपका और ये वाला जो पर्सन है, ये ज्वाइन हो जाएंगे, यानी कि एक आपका ये सिरा है और एक आपका ये सिरा, ये फाइनली इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो डी और 15 के बीच में 2 का गैप, उसके राइट डायरेक्शन से, डी के लेफ्ट से भी जरा देखो, सभी के सभी इनसाइड फेसिंग, यानी कि ऐसा है। तो डी के अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो भी 1 2, उसके बाद में सीधा 15 पे आ गए, 1 2, उसके बाद में 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन। तो अगर अब आप चेक करोगे तो 6 पर्सन ही होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये मैंने कैसे बनाया है, बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, कि डी और 15 के बीच में 2 लोग हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट है 6 लोगों का। यही अगर हमारे पास 8 लोगों का अरेंजमेंट होता, तो डी और अगर 15 आमने सामने होते, तो यहाँ पर हमारा क्या होता, 3 का गैप आता, 2 का नहीं आता। यहाँ पर 2 का गैप क्यों आया, क्योंकि 6 लोग हैं इन टोटल, तो जो आमने सामने पर्सन बैठेंगे उनके बीच में गैप आएगा 2 का, जैसे कि आप यहाँ से देख ही सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम लोग, आई नो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो पर्सन, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आए। दिस इज माई ओनली रीजन फॉर दिस। ठीक है, चलो आगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। आदित्य इज 2 years एल्डर देन फैजान, हु whose age is an even number। आदित्य इज 2 years एल्डर देन फैजान। आदित्य की जो एज है वो एफ से 2 साल बड़ी है, किसकी, आदित्य की एज। और एफ की एज उसने बोली है हुज एज इज इवन नंबर, एफ की जो एज है वो है इवन नंबर। चलो ठीक है, अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को हम अगर स्टार्ट करें तो कैसे करें। ठीक है, तो हमें पता है 19 और 23 के बीच में 1 का गैप है, 19 और 23 के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास केसेस बनेंगे, 19 यहाँ पर है, 1 छोड़कर 23 आपका यहाँ भी आ सकता है, 19 1 छोड़कर 23। अगर हम एक और केस लेते हैं, D19 आपका यहाँ पर है, 15 आपका यहाँ पर है, मैं दोनों तरीके से सिखा रही हूँ। तो अब एक केस में हम लोग 23 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ पर ले लिया। अब जरा एक चीज सोचो, जो ये 23 ईयर्स वाला पर्सन है, उसके सामने जो पर्सन होगा, अब हमें पता है दोनों की एजेस का सम 34 होने वाला है, तो क्या यहाँ से हम एज नहीं निकाल सकते। 34 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, तो हमें समझ में आ गया 23 और 11 आमने सामने आएंगे। सिमिलरली हमको यहाँ से भी ये चीज समझ में आनी चाहिए, दोनों ही केसेस में होगा। देखो अंदर वाले केस की बात करें तो 11 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर भी 19 और 23 के बीच में एक का गैप लेना है, तो एक केस हमारा बनेगा जब 23 यहाँ पर आ जाएगा, और एक केस बनेगा हमारा जब हमारा 23 जो है वो यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देती हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो 19 और 23 के बीच में गैप है एक का, ये हमारे केसेस बन गए, दोनों में ही हम लेकर चल रहे हैं। अब ये तो हमने कर लिया, हमें समझ में आ गया 23 और 11। अब हमें पता है 11 से 23 के बीच में सबकी एज हो सकती है, तो क्या 11 वाला पर्सन यंगेस्ट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो यंगेस्ट के यहाँ से देख, यंगेस्ट के सेकंड राइट पर एफ है, तो यंगेस्ट यानी कि 11 वाला। अब 23 और 11 के बीच में भी 2 का गैप लेंगे ना, क्योंकि 23 के सामने 11 है, तो 23 1 2 11 यहाँ पर आएगा, 11 ईयर्स वाला पर्सन। अगर उस डायरेक्शन से देखोगे तो 23 आपका यहाँ पर है 1, हाँ ये गलत कर दिया, 1 to 11 आपका यहाँ पर आएगा, इधर इधर। यहाँ पर भी देखो 23 यहाँ पर है, 1 to 11 आपका यहाँ पर आ जाएगा। चाहे वहां से देखो 23 1 2 गैप के बाद में 11 यहीं पर आएगा। चलो, तो 23 और 11 हम बना चुके हैं। अब यंगेस्ट पर्सन है 11 ईयर्स वाला, 11 के सेकंड राइट पर एफ। अब 11 के सेकंड राइट पर एफ यानी कि इस वाले केस में यहाँ पर आएगा, और इस केस में 11 के सेकंड राइट पर एफ जो है आपका यहाँ पर, ये जो 15 है यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा। 15 एज किसकी हो गई इसके हिसाब से? एफ की हो गई, जो हमारा दूसरे वाला केस है। तो ये दोनों तरीके मैं आपके सामने रख रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर देखो 11 के सेकंड राइट पर एफ, अगर हम बाहर वाला केस देखें तो 11 के सेकंड राइट पर एफ आपका यहाँ पर आएगा। अंदर वाला केस देखें तो 11 के सेकंड राइट पर एफ आएगा, कौन सा? ये 15 वाला पर्सन। तो देखो अंदर वाला केस और जो ये वाला केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि एफ की एज 15 आई है अंदर वाले केस में और इस वाले केस में। समझ गए? कुछ डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप यहाँ से बनाओ चाहे आप यहाँ से बनाओ, बन जाता है। बस बात होती है कि आपकी किस मेथड में, आपको किस मेथड की आदत है, किस मेथड की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि जिसको आप जल्दी बना लो और गलती ना करो। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो मेथड है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए नया है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि आप लोग जो यूनिवर्सल मेथड है उससे करो, क्योंकि उससे आपको जल्दी जनरली हो जाता है। अगर जब तक कि अगर आपको इस मेथड की आदत पड़ जाती है, आपने सारे के सारे क्वेश्चन ही आप इस पर्टिकुलर मेथड से करते हो जिसमें रो बनाते हो, फिगर नहीं बनाते हो, क्लोज्ड फिगर नहीं बनाते हो और सीधा रो बनाते हो, ऐसी आदत है, तो जब आपको लगता है कि 100% मुझे इससे आता ही आता है, मैं इससे गलती नहीं करता, तभी इसको मैं प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। चलिए इतना किया हमने। अब इसके बाद में, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज देखो, 19 23 11 और 15, हमारे पास 4 लोगों की एज आ गई। अब हमारे पास बचती है 2 लोग की एज। अब मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मैंने लिखा है f+2 इक्वल्स टू ए। एफ की एज से 2 साल, एफ की जो भी एज है उससे 2 साल बड़ा है कौन? आपका ए। तो और एफ की एज इवन है तो डेफिनेटली ए की एज भी इवन होने वाली है। तो 23 19 11 15 ये सारे के सारे क्या है? ओड नंबर्स है, यानी कि एफ और ए की एज में डिफरेंस कितना आने वाला है? 2 साल का डिफरेंस आने वाला है। सिंपल सी चीज है, एफ और ए में 2 साल का डिफरेंस आने वाला है। तो और दोनों इवन होने चाहिए। तो जरा देखो 11 से 23 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं? 11 12 16 18 20, ये आपके क्या है? 11 to 23 के बीच में जो आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जरा देख लो। आपके पास में है 12, 14 है, 16 है और 18 है। 18 है तो 18 और 34, 18 और 16 दोनों 34 होता है। 14 अगर हम देखें तो इसमें हमको 20 ऐड करना पड़ेगा। 12 अगर हम लें तो हमको 22 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 34 ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 16 के बाद में 18 नहीं लिया, क्योंकि 18 + 16 फिर 20 + 14 22 + 12, तो ये हमारे 3 पेयर्स बनते हैं। अब हमें चाहिए ऐसे पेयर्स जिनके बीच में गैप हो 2 का, एफ और ए के बीच में 2 का गैप। तो 12 22 14 20 16 और 18 है, यानी कि एफ और ए की एज का भी हमें यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि आपका जो ए है वो होगा 18 साल का और जो आपका एफ होगा वो 16 साल का होगा। एफ की एज है 16, तो यानी कि ये वाला केस जिसमें एफ की एज है 15 वो क्या है? गलत है। ठीक है, एफ की जिसमें एज आ रही है 15 ये गलत है। तो अंदर वाला केस यहाँ अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी हमारा ये गलत निकल आएगा। एफ की एज तो हमें पता चल गई ना, एफ की एज 16 आएगी तो अंदर वाला केस गलत है, यहाँ पर ये वाला केस गलत है।
चलिए इसे हटा देते हैं। अभी मुझे इस मेथड में देखो बच्चों समझाने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं दोनों मेथड्स यहाँ पर आपके लिए लेकर चल रही हूँ, दोनों मेथड्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो दूसरा मेथड भी है वो किस तरीके से आया। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला मेथड हमारा सही है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से। मुझे पता चल गया कि एफ की एज कितनी है, 16 है। अब जो एक इकलौती एज बचती है वो है 18, हमारा यहाँ पर आ गया। सो 18 एज किसकी है, हमारी ए की है। डी एफ आ चुका है, और क्या बचता है अब हमारा, जरा चेक कर लेते हैं। बी के इमीडिएट राइट पर ई है, जरा देखो बी के इमीडिएट राइट पर ई है, तो बी के इमीडिएट राइट पर ई मुझे तो एक ही जगह नजर आ रही है, बी के इमीडिएट राइट पर ई, और कोई जगह थी नहीं। तो अब जो भी पर्सन बचता है, ए बी सी बचता है, तो सी आपका यहाँ पर आ गया। लीजिए भाई, अगर बाहर वाले भी, अगर आप इसको भी देखोगे तो इसी तरीके से बी के इमीडिएट राइट पर ही आना चाहिए। एफ डी यहाँ पर आ चुका है। ए की एज कितनी है, 18, तो ए 18 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए 18 यहाँ पर आ गया। अब बी के इमीडिएट राइट पर आपका क्या आना चाहिए, ई। तो मुझे 23 और 15 दो एडजेसेंट प्लेसेस दिख रहे हैं बी के इमीडिएट राइट पर ई, क्यों, क्योंकि सभी के सभी सेंटर इनसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो बी के इमीडिएट राइट पर ही आ गया। अब जो भी पर्सन बचता है आपका, सो वो आ जाएगा। 11th के लिए आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। एफ की एज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 16। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप कि जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन के आपको दो मेथड सिखाए हैं। एक है आपका यूनिवर्सल मेथड, राइट, यूनिवर्सल मेथड, जो कि है आपका ये, आपको जो भी फिगर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर बेस्ड अरेंजमेंट की बात करते हैं, उसको हम लोग फिगर बना के सॉल्व करते हैं, दैट इज आर यूनिवर्सल अप्रोच। ठीक है, जो बेसिक मेथड है। उसके अलावा ये एक मेथड है जिसमें हम क्लोज्ड फिगर ना बनाकर, जितने भी पर्सन है, जैसे 6 लोग हैं तो इनको हम एक तरीके से रो में बैठा देते हैं, और लास्ट में फाइनल क्या होता है, ए और ई, जैसे ये है, अगर आप इसको सर्कल में बैठाओगे तो ये कैसा बनेगा। छह लोग बनाना है ना हमें। ठीक है, 6 लोग हैं हमारे पास, तो देखो अब मुझे नजर आ रहा है ये है हमारे पास ए। ठीक है, तो ए की डायरेक्शन ये है, ए के इमीडिएट राइट पर हम लोग यहां से लेकर चलेंगे सी, फिर सी के इमीडिएट राइट पर डी, देन एफ, देन बी, देन ए के इमीडिएट लेफ्ट पर, यहां से देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट पर ही, और अब ये क्या हुआ, एक तरीके से ए और ई ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से होता है और कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे, उनको इस मेथड से करेंगे ताकि आपको आदत हो जाए। ठीक है, ताकि आपको आदत पड़ जाए कि हाँ, इस पर्टिकुलर मेथड को एक्चुअली सॉल्व किया कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है। अभी ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान था जिसमें सिर्फ 6 लोग थे। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें 8 लोग भी करेंगे, 10 लोग भी करेंगे। अनसर्टेन वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग आगे फर्दर के सेशंस में करने वाले हैं। तो चलिए अभी फिलहाल करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आदित्य, आदित्य के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठता है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। आदित्य ये रहा। अब आदित्य के इमीडिएट लेफ्ट पर, आदित्य के इमीडिएट राइट पर सी है, आदित्य के इमीडिएट लेफ्ट पर ई है। अगर यहाँ से चेक करेंगे तो जरा चेक करो, आदित्य हमारा कहाँ पर है, बाहर वाला केस सही है, आदित्य ये रहा, आदित्य के इमीडिएट लेफ्ट पर है ये ई। और अगर यहाँ से देखें तो आदित्य ये रहा, इनसाइड फेसिंग है, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट पर हो गया ये ई। सो ई, E means Ira. C option is correct. Person who is dash years old sits second to the right of छवि। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। ये आपका होमवर्क है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सा, दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान था,
वेल इतना आसान भी नहीं बोलूंगी, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था पहला भी, क्योंकि उसमें उसने देखो एक अच्छा वेरिएबल दिया, एज का वेरिएबल दिया था, और उसने स्पेशली मेंशन किया था कि आमने सामने वाले जो लोग हैं उनकी एजेस का सम 34 है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है हिंदी वाले स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए इसको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो जाए। चलिए, वेल आई गेस की स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन है अभी हमारे सामने। अभी इस क्वेश्चन को ना हम लोग अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिवर्सल मेथड से, नहीं करेंगे यूनिवर्सल मेथड, अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे उससे कर लेंगे। तो अभी हम इसको करेंगे सॉल्वली दूसरे वाले मेथड से, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, 10 पर्सन, वाओ, 6 के बाद सीधा 10 लोग पर आ गए हैं हम लोग। 10 पर्सन A B C D E F G H I and J sit around a circular table. Person whose name starts with a vowel face towards the center while others face outside. वाओ, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, 10 लोग हैं पहली बात, जो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठते हैं। ठीक है, 10 लोग हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में जो बैठते हैं, और जिनके नाम स्टार्ट होते हैं वोवल से, वो सभी के सभी सेंटर को फेस करते हैं। अब वोवल से स्टार्ट होने वाले ABCDEFGHIJ है, तो A, E और I, ये 3 हैं जो कि हैं हमारे पास इनसाइड फेसिंग। और इसके अलावा जो बाकी हैं, यानी कि बाकी के जितने बचते हैं BCDFGH और आपका J, ये सभी हैं आपके 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये सभी के सभी हैं आउटसाइड फेसिंग। चलो, नो टू पर्सन विद नेम स्टार्टिंग विद कंजिक्यूटिव अल्फाबेट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। कोई भी ऐसे दो लोग जो एडजेसेंट हैं, कोई भी ऐसे दो लोग एडजेसेंट नहीं आएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, यानी कि A B के साथ में नहीं आएगा, B A के साथ में नहीं आ सकता, B C के साथ में नहीं आ सकता। सिमिलरली जो D है वो ना C के साथ में आएगा ना E के साथ में आएगा। चलो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। छवि यानी कि C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गोविंद, गोविंद के इमीडिएट राइट पर है छवि। तो अब गोविंद G आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है, तो यहाँ से देखो G हमारा आउटसाइड फेसिंग है, तो G के इमीडिएट राइट पर C कुछ ऐसा आ जाएगा। चलो, C की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी होगी, C की डायरेक्शन भी आउटसाइड है। चलो, छवि सिट्स C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गोविंद, हो गया G के इमीडिएट राइट पर। अतुल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ दानिश, दानिश के फोर्थ लेफ्ट पर है A, दानिश के फोर्थ लेफ्ट पर, दानिश यानी कि यहाँ पर आउटसाइड, दानिश अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, मैं आउटसाइड डायरेक्शन को साउथ मानकर चल रही हूँ। ये G और C दोनों क्या है, आउटसाइड वाले हैं, तो मैं इसको साउथ डायरेक्शन, आउटसाइड को मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन दे दिया साउथ, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग राइट और लेफ्ट पर चलेंगे। ठीक है, मर्जी है। तो अब इनसाइड वालों को हम लोग एक तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन दे रहे हैं। तो अब D के फोर्थ लेफ्ट पर, यही बोला है ना उसने, A सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D, तो आपका A आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, A सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D, A जो है आपका D के फोर्थ लेफ्ट पर है। चलिए, ये हमने बनाया यहाँ पर। डायरेक्शंस को ना मैं यहाँ से हटा देती हूँ, डायरेक्शंस को हटा देती हूँ, क्योंकि हमको पता ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, इनसाइड वाला कौन है, आउटसाइड वाला कौन है, बस इसको याद रखने के लिए कि आउटसाइड वाला जो है हमने इसको साउथ वाला है, और इनसाइड वाला जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ए जो है आपका वो नॉर्थ डायरेक्शन का होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहता है ईरम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ भूषण, भूषण के सेकंड राइट पर कौन है, ईरम। भूषण के सेकंड राइट पर बी यानी कि आउटसाइड साउथ, तो बी के सेकंड राइट पर कौन है, ईरम। आगे, ईरम डजंट सिट एडजेसेंट टू अतुल, ई और ए दोनों साथ में नहीं आएंगे, ई और ए दोनों साथ में नहीं आएंगे। जमल जमाल, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ छवि, छवि के थर्ड राइट पर है जे, सी के थर्ड राइट पर है कौन, जे, यही गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया।
आगे लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन हर्ष एंड इशिता। एच और आई के बीच में 2 से कम लोग बैठते हैं, एच और आई के बीच में 2 से कम लोग। अब 2 से कम लोग यानी कि 1 या फिर 0। अब एक चीज देखो, एच और आई दोनों अल्फाबेट साथ में आते हैं ना हमारे सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो यानी कि एच और आई के बीच में 0 हम नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली एच और आई के बीच में एक पर्सन तो आएगा। उसने कहा एच और आई के बीच में 2 से कम लोग हैं, हम लोग मानकर चल रहे थे 1 और 0। 0 नहीं हो सकता क्योंकि एच और आई दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। चलो, सो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब लेट्स सी कि हमको ये बनाना कैसे है। सो कैसे बना सकते हैं? अब हमारे पास अगर मेजर देखा जाए तो हमारे पास एक ये कंडीशन है जिसमें कितना कवर हो रहा है, 1 2 3 4 5, और इस वाले डी और ए में 1 2 3 4 5, 5 कवर हो रहे हैं। अब हमको पता है टोटल हमारे 10 लोग हैं, तो अब ऑब्वियसली डी के इधर भी कुछ लोग आएंगे, ए के इधर भी कुछ लोग आएंगे, और इस चीज से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे आप सारे के सारे लोग अगर यहाँ भी बना दोगे या यहाँ बना दोगे तो भी हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब इसमें इस चीज का कुछ होता नहीं है एज सच रोल, कि अगर आपने डी के यहाँ पर 2 लोग बनाए या ए के इधर 3 लोग बनाए, क्योंकि फाइनली क्या होता है जब सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट में वो फाइनली साथ में आ जाते हैं, वो ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, वो ज्वाइन हो जाता है। स्टिल इसको किस तरीके से अब आप याद रख सकते हो, कर सकते हो, उसका जरा देखो। ऑब्वियसली अब आपको पता है ये 5 लोग हैं, 5 से तो ज्यादा 10 लोग हैं हमारे पास, तो कुछ लोग होंगे हमारे पास यहाँ पर, कुछ लोग होंगे हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम लोग पहले इसको उठा रहे हैं। अब एक और रीजन बता रही हूँ कि मैं पहले इसको क्यों उठा रही हूँ। अब देखो, अगर मैं इसको उठाती हूँ जी सी 2 छोड़कर जे, तो मैं पहले एक बार जी को यहाँ लूंगी, या फिर एक और पर्सन मांगकर जी और सी को यहाँ लूंगी, फिर 2 छोड़कर जे, जी और सी यहाँ लूंगी, 2 छोड़कर जे यहाँ, तो मेरे पास केसेस बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, जी सी और जे को अगर मैं अभी इसमें फिट करती हूँ तो मेरे केसेस बनेंगे ज्यादा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, देखो बी के सेकंड राइट पर ई है, यहाँ पर देखो बी के सेकंड राइट पर ई, बी एक छोड़कर ही इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब मुझे पता है मेरे पास ए है, ठीक है, और डी भी है। डी के साथ में ई नहीं आएगा, ए के साथ में बी नहीं आएगा, प्लस उसने बोला है ए के साथ में ई भी नहीं आएगा। समझे इस बात को? तो मैं बी और ई को पहले इस डी और ए पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो कहाँ देखो, अब मेरा जो बी है ये मैंने एक तरीके से ऐसे ही बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे अभी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे अपने आप पूरे के पूरे 10 पर्सन हो जाएंगे। अब आपको ये पता है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, बी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, बी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं बी को इधर इस जगह पर बनाती हूँ तो उसके सेकंड राइट पर यहाँ पर डी आ जाएगा, यानी कि बी के लिए ये जगह भी कैंसिल। सिमिलरली अगर मैं बी को यहाँ बनाती हूँ, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बी के सेकंड राइट पर ई यहाँ पर नहीं आ सकता, डी और ई दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बी के लिए इतनी सारी जगह कैंसिल हो गई हमारे पास। हमने यहाँ से चालू किया, ठीक है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता। सिमिलरली बी क्या इस जगह पर आ सकता है बच्चों? यहाँ भी नहीं आ सकता। बी यहाँ पर आया तो उसके सेकंड राइट पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास पॉसिबल केसेस देख रही हूँ कि बी कहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हैं। तो अगर एक बार देखो, अगर मैं बी को यहाँ लेकर चलूँ, डी के साथ में तो बी आ सकता है, तो बी एक छोड़कर ई मेरा यहाँ पर आ गया। अब कितने पर्सन हुए देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने डी के इधर देखा, मैंने ए से स्टार्ट किया, बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं है, तो मैंने देखा डी के साथ में बी यहाँ पर आ सकता है, तो मैंने बी एक छोड़कर ही बी की कंडीशन जो थी वो लगाई। तो टोटल कितने पर्सन हो गए यहाँ तक? फिर मुझे पता चल गया कि ए के इधर इस डायरेक्शन में 2 पर्सन्स बहुत है, क्योंकि मैंने देखो ए से लेकर यहाँ तक मैं गई, ए से लेकर मैं फाइनली ई तक पहुंची। एक केस बनाया है हमने अभी, ठीक है, बी का। अभी और भी केसेस बन सकते हैं, वो कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ए से लेकर मैं ई तक चली, तो कितने पर्सन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए ए की इस डायरेक्शन में मैंने 2 पर्सन रख दिए। और अगर यहाँ तक ई तक मेरे पास 11 लोग हो जाते, मतलब इस डायरेक्शन में मैंने ऐसे ही ज्यादा बना दिए होते, ए के इस साइड राइट साइड में 1 2 3 ज्यादा बना दिए होते, तो मैं वहां से हटा देती, सिंपल। कुछ एज सच लंबा चौड़ा नहीं है। तो अब एक और केस देखो हमारे पास क्या बन सकता है। मैं इसको एज इट इज नोट कर रही हूँ। अगर हम बी और ई को इधर डी के इस डायरेक्शन में ना लेकर जाए, तो ए के राइट साइड में बी और ई नहीं आ सकता। जैसे कि अब देखो, अगर ये हमारे पास टोटल डी और ए था, ये डी और ए था, मैं इसको यहां पर ही बना देती हूँ, डी था,
ए था हमारे पास में, ठीक है, डी और ए था, तो बी यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ पर हमने बनाकर देख लिया, ठीक है। अब सोचने वाला पर्सन ये भी सोच सकता है कि अगर हम बी को यहाँ बना दे, बी एक छोड़कर ई इस तरीके से बना ले, तो हाँ बन तो सकता है, ठीक है। तो एक बार चाहे आप वैसे कर देख लो, अगर आपने डी एक छोड़कर बी यहाँ पर बनाया, फिर एक छोड़कर आपका ई जो है यहाँ पर आ जाएगा, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 10th पर्सन बचता है अब वो कहाँ पर आएगा, वो आपका यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, फाइनली कहीं पर भी बना लो, वो क्या हो जाएगा, हम उसको ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, लास्ट में ये ज्वाइन हो जाएगा। मैं इस वाली कंडीशन को ना यहाँ बना रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, बी के सेकंड राइट पर ई है, ये मैंने यहाँ बना दिया और यहाँ से हटा रही हूँ इसको। ठीक है, एक केस मैं आपको हर एक तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से बता रही हूँ। अब एक केस हमारा ये भी बन सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गया। अभी तक हमने ए के इस डायरेक्शन में जाकर बी और ई को बनाया है, ठीक है, ए के लेफ्ट डायरेक्शन, जो भी ए की आपकी है, मतलब अगर मैं ए को नॉर्थ मान रही हूँ तो उसके राइट पर नहीं, लेफ्ट पर बी और ई को लेकर चली हूँ, ठीक है। अब एक केस तो ऐसे ही बनेगा कि ए के राइट पर बी और ई को बना लूं, यहाँ पर देखो इन दोनों जगह पर बी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं एक ऐसा केस जिसको भी आगे सॉल्व करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, मेरी पिक्चर के पीछे छुप जाएगा, तो अभी पहले इसको देख लो। अब मुझे चाहिए जी और सी दोनों, इमीडिएट जी के इमीडिएट राइट पर सी, दो छोड़कर जे, तो जी के इमीडिएट राइट पर सी, तो कहाँ पर देखो जी और सी यहाँ आया, एक दो के गैप के बाद में बी आ गया, अगर जी को यहाँ सी को यहाँ, एक दो के गैप के बाद में बी है, जे आना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ सकता। अगर जी सी एक दो के गैप के बाद में मैं यहाँ पर बना सकती हूँ जे, हाँ यहाँ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बनाऊ जी सी एक दो के गैप के बाद में जे, मेरा यहाँ भी आ सकता है। देखो पहली बात, हाँ जी को मैंने यहाँ बनाया, सी को यहाँ पर नहीं बना सकती, डी के साथ में सी नहीं आएगा, तो ये जगह नहीं हो सकती, ये वाली भी कैंसिल हो गई। जी को यहाँ बनाया, सी एक दो के गैप के बाद में बी, तो एक ही जगह है, जी यहाँ पर, सी यहाँ पर, एक दो, ए आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। जी सी और जे आना है ना, दो के गैप के बाद में, जी सी दो के गैप के बाद में आपका आना है यहाँ पर, जे आ जाएगा। यहाँ पर आपका है जे, ठीक है, जे मेरा यहाँ पर आ गया। अगर अब मैं इस वाले केस को देखूं, ठीक है, इस केस को देखूं, तो मेरा जी और सी कहाँ आ सकता है, जी सी एक दो के गैप के बाद में जे यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर जी और सी एक दो के गैप के बाद में यहाँ है बी, तो जी आगे स्पेस है नहीं, दो एडजेसेंट प्लेसेस हमारे पास इस वाले केस में है नहीं, ठीक है, इस वाले केस में एडजेसेंट प्लेसेस और है नहीं, तो हमारा जी सी एक दो के गैप के बाद में जे यहाँ आ सकता है, सिर्फ यहाँ पर जी सी एक दो के गैप के बाद में आपका जो ए है, सॉरी जे, अगेन मैं बार बार ए क्यों बोल रही हूँ जे को, आपका जे आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर, कंडीशन कौन सी बचती है, एच और आई के बीच में, एच और आई के बीच में एक पर्सन का गैप है, ठीक है, एच और आई के बीच में एक पर्सन का गैप है। सो अगर इस वाले केस में देखें तो एक पर्सन का गैप मुझे नजर आ रहा है एच और आई का यहाँ पर, ठीक है। अब आई और जे, आई कहीं भी आए, आई और जे तो साथ में हो गए, तो ये वाला केस तो सीधा सीधा गलत हो गया, आई और जे क्योंकि साथ में नहीं आ सकते। अगर अब हम इस वाले केस को देखें तो एच और आई के लिए जगह एक ये है और एक आपकी ये है, ठीक है, ये जगह बचती है ना। हाँ ठीक है, ये जगह बचती है, तो ए और हमारा यहाँ पर एच और आई का आ गया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि दो पर्सन ऐसे हों जो कि साथ में आ रहे हों, अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से ए जी सी, कौन सा पर्सन बचता है पहले वो देख लो, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी डी ई भी आ चुका है, एफ बचता है आपका, राइट, तो एफ आपका यहाँ पर आ गया। सो आपका जो करेक्ट वन है वो ये है, करेक्ट वन बन चुका है अब आपका। सो थोड़ा सा ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप है ना, समझने में इसको टाइम लगता है इसको, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखो मैं अभी आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ किसी भी तरीके से, ठीक है। पहले तो आप इस चीज को समझिए। मेरा
फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में मुझे गाइड करना है, मिसलीड नहीं करना है। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बार बार कहते हो मैम इस तरीके से समझा दो, आपके सामने है, मैंने आपको समझा दिया है और बिल्कुल अब ये बन गया, अब मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है और यही बनेगा फाइनली। क्या होगा, ए के साथ में ये किस तरीके से आई ज्वाइन हो जाएगा, अगर हम इसको सर्कल में बनाएंगे तो ए और आई और एच साथ में आ जाएंगे, आई स्लैश एच है ना, ठीक है, ए और आई साथ में हो जाएंगे। बस सबकी डायरेक्शंस हमें पता है, ये आउटसाइड वाले ये 7 लोग हैं और इनसाइड वाले ये 3 लोग हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ और साउथ है, तो अगर मान लो वो आपसे पूछते हैं डी की डायरेक्शन है साउथ, ठीक है, पूछता है कि डी के इमीडिएट राइट पर कौन है, तो डी के इमीडिएट राइट पर जे है। और जब आप इसको फाइनली सर्कल अरेंजमेंट में बनाएंगे तो डी के इमीडिएट राइट पर जे होगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट पर आपका एफ आएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये तरीका है, थोड़ा सा अटपटा है, अगर फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, हम लोग पॉसिबल देख रहे थे, पॉसिबिलिटीज देख रहे थे कि आपका जो बी और ई है हम लोग कैसे लेकर चले। डी और ए वाला हमारे पास अरेंजमेंट था, 5 लोग थे, ठीक है, और डी और ए से हम लोग जी सी और जे को नहीं लेकर चल सकते थे क्योंकि बहुत सारे केसेस बनते, तो इसीलिए हम लोग बी और ई को लेकर चले, क्योंकि डी और ए में हमको पता है ए बी के साथ में नहीं आएगा, डी जो है आपका सी के साथ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से लेकर चले। ए और डी, हमने बी की पॉसिबिलिटीज चेक की कि बी आपका ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, तो इस तरीके से डी के साथ में लेकर चले बी को। फिर हमने डी के जस्ट साथ में लिया, डी एक छोड़कर भी लिया, तो उस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है। यही आपको चेक, अगर यही आप सर्कुलर अरेंजमेंट में भी करते ना तो आप यही चेक कर रहे होते कि मैं बी और ई को कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमारे 2 केसेस बने, सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आपके 2 केसेस बनते। सो ये बस मुझे यही है कि एक बार काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये किस टाइप का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज स्टूडेंट्स के लिए नई होती है ना, तो वो एक बार आपको अटपटी, हर किसी को, अगर मैं भी ये पहली बार मेथड कर रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ कुछ अजीब सा है ना, होता है ना ऐसा, आदत नहीं होती है हमको एक चीज करने की। जैसे कि अगर हम 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट के साथ, ठीक है, तो उसको जो एक स्टेप में हमको करना होता है तो हम लोग उसको बड़े ही आराम आराम से करते हैं क्योंकि आदत नहीं है उसकी। यही अगर हम उसको 3 स्टेप्स में करेंगे तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि लगे, लेकिन उससे हमको पता है कि हम 100% सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो वही हाल है, ठीक है। चलो, तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप फिर से थोड़ा सा पीछे जाइए, बिल्कुल शुरुआत से सीखिए, बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। अभी मैंने देखो यहाँ पर ना इस केस ये जो मेथड होता है ना, इसकी एक खास बात बताती हूँ। मैंने ना अभी ये समझाते हुए ना आपको एक चीज बोली थी, देखो हमारा करेक्ट वन ये है हमारा गलत वाला, ठीक है। तो मैंने आपको ना समझाते हुए एक चीज बोली थी कि कि यहाँ पर हमारा डी था और 3 के गैप के बाद में ए था। मैंने कहा कि इसको मैं एक बार ऐसे ही ये मानकर, वैसे कि ए के राइट में हम बी को नहीं मान रहे, ए के लेफ्ट में हम बी को मान रहे हैं बार बार, ठीक है, ए के लेफ्ट में हम बी को मान रहे हैं, जैसे हमने इस वाले केस में डी के जस्ट साथ में बी को लिया, ठीक है, और अगले वाले केस में डी के हमने एक छोड़कर बी को लिया, यहाँ पर लिया, एक केस में बी को मैंने लिया यहाँ पर और दूसरे केस में लिया मैंने बी को यहाँ पर। तो अब मैंने आपको कहा कि मैंने ए के लेफ्ट में लिया है, अगर मैं यहाँ से बनाती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर, क्योंकि बी आपका यहाँ आ नहीं सकता था, ए और बी साथ में नहीं आने थे, बी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता था क्योंकि बी के सेकंड राइट पर ही चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पर बी को ले लेती, ठीक है, यहाँ ले सकती थी बी, फिर एक छोड़कर मेरा ई यहाँ पर आ जाता, ठीक है, ऐसा आता ना। तो उसी हिसाब से मैं तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये वाला केस सही हो गया ना, तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है कि बी के अगर सेकंड राइट पर ई ने आना है और अगर ए और ई ने साथ आना है, तो वो इस वाले केस में भी, जैसे कि यहाँ पर देखो ए और ई के बीच में फाइनली, ए और ई के बीच में आपको कितना गैप दिख रहा है, 1% का दिख रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन से देखेंगे ए और ई के बीच में फाइनली एक एक का गैप आ रहा है। इसी ही केस को, ये जो डी और ए वाला है, यहाँ पर देखो ए है ना, अगर मैं इसको ऐसे लंबा लेकर चलती,
ठीक है, और यहाँ पर ई आता और यहाँ पर बी आता। अगर मैं इस तरीके से करती ना तो यहाँ भी मतलब कि ए के राइट पर बी को मानकर चलती तो भी मेरा क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि घूम फिर कर बात यही है। यहाँ पर देखो ए और ई के बीच में कितना गैप है, एक डायरेक्शन से और दूसरी डायरेक्शन से एक का गैप है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन से एक का गैप। तो अगर मैं ए के राइट पर भी बी को मानकर चलती, जैसे कि मैंने देखा कि बी को मैंने यहाँ पर माना, नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता था। सिमिलरली मैं बी को यहाँ लेकर चलती तो उसके सेकंड राइट पर ई नहीं, क्योंकि ए और ई भी उसने बोला था, ए और ई साथ में नहीं है, तो बी आपका यही ही आ सकता था। उसने बोला था कि ए और ई दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, जिसको मैं हटा चुकी हूँ यहाँ से, उसने बोला था। तो इसीलिए बी आपका ना यहाँ आ सकता था, ना यहाँ आ सकता था, ना यहाँ आ सकता था, बी आपका सिर्फ यहाँ पर ही आ सकता था। और इस वाले केस में भी वो यही बन रहा है। जरा देखो ए और बी के बीच में 1 2 3 का गैप है, यहाँ पर आपका ए है और बी है। इस डायरेक्शन से देखो, राइट, ए के राइट से जरा देख लो, ठीक है, ए के राइट से देख लो, 1 2 3, बी आपका यहाँ पर है 3 के गैप के बाद में, समझे। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बी को एक मैम ने तो ए के लेफ्ट में ही सिर्फ बी को बनाया है, राइट में नहीं बनाया। बात है कि सारी की सारी कंडीशंस को मिला के आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, सारी कंडीशंस को मिलाकर आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। अगर रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट होता ना तो उसमें फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड वाला है। जब ये फाइनली इस तरीके से अटैच हो जाएगा तो ये इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि ए के राइट पर मैम ने बी नहीं लिया, ए के लेफ्ट में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम क्लोज्ड फिगर्स वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से बना रहे हैं तो। चलिए, जब तक कि इस मेथड में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हो जाती तब तक इसको नहीं अडॉप्ट करना है, ठीक है, याद रखना है। इसी को ही अगर आप अ, अब देखो, एक बात सोच कर देखो, पेपर में आपको इस मेथड से करना है। अगर आपका ऐसा कच्चा पक्का मेथड है, आपको अच्छी तरह से नहीं आता है, तो क्या पेपर में इसको उठाओगे? इसमें दिमाग भी कितना लग रहा है ना। हमारे पास पहले 5 लोगों का अरेंजमेंट है, क्या क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सल मेथड इज द बेस्ट अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपकी इसमें तैयारी अच्छी नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लेते हैं, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ फैजान, एफ के सेकंड राइट पर कौन है? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेंशन मत लो, इसको अभी हम यूनिवर्सल मेथड से सॉल्व करेंगे, दूसरे मेथड से नहीं करेंगे। दूसरे मेथड से आप लोग इसको अपने घर पर सॉल्व करके देखना, ठीक है। चलो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, ये क्वेश्चन है, कहता है 8 पर्सन, 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 of them आर फेसिंग द सेंटर वाइल 4 of them आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। ईच ऑफ देम ओन्स डिफरेंट गैजेट्स, कंप्यूटर लैपटॉप, सबके पास अलग अलग गैजेट्स हैं, ये सभी दिए गए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जी इज नॉट फेसिंग द सेंटर एंड सेट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ बोथ ई एंड बी। जी जो है सेंटर को फेस नहीं करता है, यानी कि जी आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करता है, और ई और बी दोनों के ही लेफ्ट पर है, ई और बी दोनों के ही लेफ्ट पर है कहीं जी, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट पर है आपका ए। द वन हु ऑन्स माइक्रोफोन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ऑन्स प्रिंटर। क्या कहता है? द वन हु ऑन्स माइक्रोफोन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु ऑन्स प्रिंटर, के सेकंड लेफ्ट पर है माइक्रोफोन, ठीक है। प्रिंटर जिसके भी पास में है उसके सेकंड लेफ्ट पर है माइक्रोफोन, ठीक है। जी ऑन प्रिंटर एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड बी। जी ऑन प्रिंटर, जी के पास में प्रिंटर है, ठीक है, और जी जो है आपका वो ई और बी के एग्जैक्टली बीच में है, उसने ये कहा है। चलो ठीक है। द वन हु ऑन्स कंप्यूटर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट पर है आपका कंप्यूटर, और एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एच जो है वो डी के थर्ड लेफ्ट पर है, डी के थर्ड लेफ्ट पर है आपका एच, ठीक है।
द वन हु ओन्स राउटर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट पर कौन है? एच के इमीडिएट राइट पर है राउटर, एच के सेकंड लेफ्ट पर है कंप्यूटर जो ऊपर मेंशन्ड है। हु डज नॉट ओन हेडफोन्स, एच के पास में हेडफोन्स नहीं है, एच के पास में हेडफोन्स नहीं है। सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, सी बी के फोर्थ राइट पर है। अब बी के फोर्थ राइट पर सी है। टोटल कितने लोग हैं ध्यान से देखो, 8 लोग हैं, 8 पर्सन का अरेंजमेंट है। तो सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब सी और बी के बीच में तीन का गैप होने वाला है दोनों ही डायरेक्शन से। सी के फोर्थ राइट पर, सी के फोर्थ लेफ्ट पर भी आपका फाइनली बी होने वाला है। तो हम लोग इसको यूनिवर्सल मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो सी के फोर्थ राइट पर है बी, सी हमारा यहां पर है और बी हमारा यहां पर है। ठीक है, अब सी और बी की कोई भी डायरेक्शन हो, हमको अभी नहीं पता है सी और बी की डायरेक्शन कोई भी हो, हमको पता है सी और बी आमने सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो सी के फोर्थ राइट पर है आपका बी, ये उसने बोला है, और उसने बोला है बी और ई के एग्जैक्टली बीच में जी आने वाला है। अब एक चीज देखो, बी और ई के एग्जैक्टली बीच में जी आने वाला है, तो अगर हम एक छोड़कर लेकर चलते हैं तो बी एक छोड़कर जी, एक छोड़कर यहाँ पर सी आ गया, यानी कि बी और ई के बीच में जिस जी ने आना है, इनके बीच में गैप नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई गैप नहीं। हम सोच रहे थे एक का गैप लेकर चलते, लेकिन एक का गैप लेकर बन नहीं रहा हमारा, क्योंकि सी है हमारे पास बीच में। अगर बी एक छोड़कर यहाँ पर हम लोग मान लो जी को बनाते हैं, तो एक छोड़कर यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर सी है। इसका मतलब कि हम लोग एक का गैप नहीं ले सकते, ये एडजेसेंट आएंगे तीनों के तीनों। कैसे? जी बीच में आ जाएगा ई और बी के। अब बी यहाँ पर है तो जी हम लोग यहाँ मान लेते हैं, और ई आपका यहाँ पर ही आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच सकते हैं कि बी जी ई ऐसा क्यों बनाया है, हम इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं, बी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सी तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है ही, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। अब एक चीज देखो, जी की डायरेक्शन हमको पता है, जी की डायरेक्शन हमको पता है, जी की डायरेक्शन है आउटसाइड। तो ठीक है, एक बार हमने इसको ऐसे कर लिया। वैसे तो देखो इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप एक भी केस को लेकर इसको सॉल्व करोगे ना, तो फाइनली जो आपकी जी की डायरेक्शन बचेगी ना, उसको आप आउटसाइड मान लेना। ठीक है, समझो इस चीज को। उसने हमको यहाँ पर जी की डायरेक्शन दी है। ठीक है, अब या तो आप ऐसे दो केसेस बनाकर चलो, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा टाइम इसमें ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कैसा है, 4 इनसाइड फेसिंग है, 4 आउटसाइड फेसिंग है। समझो इस चीज को, 4 इनसाइड है और 4 ही आपके आउटसाइड हैं, और हमको पता है जी जो है वो आउटसाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं देते इसको, हम लोग अपनी तरफ से डायरेक्शन ना देकर फाइनली जो जी की जो भी डायरेक्शन आएगी, मान लो जी की डायरेक्शन आती है इस तरीके से इनसाइड, अब आप लोग सोचोगे कि इनसाइड नहीं आउटसाइड है, तो जितने भी ऐसे पर्सन होंगे ना इस डायरेक्शन को इनसाइड फेस करते होंगे, वो सभी के सभी आउटसाइड बन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप दो केसेस से बच सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइप का है, किसी से भी कर लो आपका आंसर जो है फाइनली सेम निकलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो सी और ई के बीच में एक डायरेक्शन से एक का गैप, सी और ई के भी यहाँ अंदर भी तो ऐसा ही है, सी और ई के बीच में एक डायरेक्शन से एक का गैप है। ठीक है, बी जी ई साथ में है, बी जी ई साथ में है, कुछ फर्क नहीं है फाइनली, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फर्क पड़ने वाला है कि जी की जो भी डायरेक्शन आएगी ना आपके पास में, आप उसको आउटसाइड मान लेना। जी की जो भी डायरेक्शन होगी उसको आप फाइनली आउटसाइड मान लेना। आप एक ही तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अभी देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं करूंगी कि मैं जी को अगर अभी डायरेक्शन दे दूं ना ऐसे आउटसाइड, तो मेरा क्वेश्चन में हो सकता है गलती हो जाए, तो मुझे बी और जी और ई को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जी की डायरेक्शन, क्योंकि आउटसाइड ऐसी होती है। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ आपको, आपको ऐसा नहीं करना, जी को डायरेक्शन पहले दो ही मत, हमें पता है जी की डायरेक्शन आउटसाइड है, जी की फाइनली जो भी डायरेक्शन आएगी उसको आउटसाइड मानकर मान लेना। ठीक है, तो बी जी ई सी यहाँ पर आ गया। आगे
पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाइदर बी नोर सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। बी और सी में से कोई भी एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। बी और एच, बी और सी और एच ये इमीडिएट नेबर्स नहीं है। चलो आगे। E owns टाइपराइटर एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु ओन्स राउटर। E के पास में टाइपराइटर है, ठीक है, और राउटर के थर्ड राइट पर है। राउटर के थर्ड राइट पर है कौन? E, जिसके पास में है टाइपराइटर, ठीक है। तो E के पास में मुझे पता है क्या है, टाइपराइटर है। मैं बाहर लिख देती हूँ, टाइपराइटर है E के पास में, और ये है राउटर के थर्ड राइट पर। अब ऐसे केसेस बन सकते हैं तो हम रुक जाते हैं आगे। द वन हु ओन्स लैपटॉप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु ओन्स टाइपराइटर। जिसके पास में लैपटॉप है वो टाइपराइटर के सेकंड राइट पर है। अब टाइपराइटर के, मैं इसको हटा रही हूं पहले, टाइपराइटर के सेकंड राइट पर कौन है? द वन हु ओन्स लैपटॉप, ठीक है। चलो, सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अब कैसे करें? सबसे पहले तो ये देखो, ई और बी दोनों के ही लेफ्ट पर जी है। ई और बी दोनों के लेफ्ट पर, यहाँ से देखो ई और बी दोनों के ही लेफ्ट पर कौन है? जी है। तो बी के लेफ्ट पर अगर जी बनाना है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी? हमको बी के लेफ्ट पर बनाना है तो बी की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। सॉरी, बी के लेफ्ट पर, बी के राइट पर हो गया, बी की डायरेक्शन होगी इस तरीके से अंदर की तरफ। बी के लेफ्ट पर जी, अब बी के लेफ्ट पर जी और ई के भी लेफ्ट पर जी, तो ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ई की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, ई की लेफ्ट में हो गया जी। अब ऐसा मत सोचना बी जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में है, ई जो है आपका आउटसाइड डायरेक्शन में है, इस तरीके से नहीं चल रहे हम लोग। हम लोग फाइनली जी की जो डायरेक्शन आएगी ना उसको आउटसाइड मानेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ई आउटसाइड है या फिर बी आउटसाइड है, ठीक है। चलो, तो इतना हुआ। अब और हम आगे कहाँ जा सकते हैं? ई और बी से, ई और बी की डायरेक्शन पता है तो ई और बी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करो। ई के थर्ड राइट पर है कौन? ए। ई के थर्ड राइट पर है ए, ठीक है। तो ई ये रहा, ई के थर्ड राइट पर 1 2 3 ए आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है। ई के थर्ड राइट पर ए। अब और ई के थर्ड राइट पर है ए, ए से रिलेटेड या ई से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है? ई के पास में टाइपराइटर है, ई के सेकंड राइट पर लैपटॉप है, ई के सेकंड राइट पर लैपटॉप, ई का सेकंड राइट यानी कि सी के पास में क्या है? बाहर ही नोट कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर है, जी आपका यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है टाइपराइटर। सो ये जो ई है इसके सेकंड राइट पर सी जो है इसके पास में क्या है? कंप्यूटर है। सी के पास में है कंप्यूटर, ई के पास में है टाइपराइटर। चलो, सो इतना हो गया हमारा। अब बी के साथ में एच नहीं है, सी के साथ में एच नहीं है, सी के साथ में एच यहाँ पर नहीं आएगा, बी के साथ में एच नहीं आएगा। मुझे तो एक ही जगह दिख रही है, एच मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? डी के थर्ड लेफ्ट पर एच है, यहाँ देखो डी के थर्ड लेफ्ट पर एच है, तो एच यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर जी आ गया, 1 2 डी यहाँ पर आएगा। इसका मतलब डी के थर्ड लेफ्ट पर एच है, ठीक है। तो डी की डायरेक्शन, डी का थर्ड लेफ्ट पर एच हो गया, ठीक है। अब एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर है, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर, तो एच की डायरेक्शन क्या होगी? एच की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर आ गया, ठीक है। इतना हुआ। अब एच के इमीडिएट राइट पर है राउटर, एच के इमीडिएट राइट पर, यहां से देखो राउटर, तो एच के इमीडिएट राइट पर ये वाला जो पर्सन है इसके पास में क्या है? कौन सा गैजेट है? राउटर है, ठीक है। ये हो गया। अब राउटर के थर्ड राइट पर है ई, राउटर के थर्ड राइट पर है ई, तो राउटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बाहर इस तरीके से, राउटर के थर्ड राइट पर ई। चलो, ये हो गया। ई के सेकंड राइट पर लैपटॉप, इसको हम बना चुके हैं। ई के सेकंड राइट पर तो कंप्यूटर है भाई, ई के सेकंड राइट पर तो कंप्यूटर है। ये लैपटॉप कैसे आया? क्या मिस्टेक की है हमने? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
एच के सेकंड लेफ्ट पर है कंप्यूटर, एच आपका यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर एच कैसे आया था, पहले डी के थर्ड लेफ्ट पर एच, डी यहाँ पर है, एच यहाँ पर, डी के थर्ड लेफ्ट पर एच बनाया, फिर एच के सेकंड लेफ्ट पर, एच की डायरेक्शन मैंने ये कैसे दी है इसको, एच से रिलेटेड हमने कुछ मिस्टेक किया है, हमें पता है बी के साथ में एच नहीं आएगा, सी के साथ में एच नहीं आएगा, तो और कहीं जगह तो नहीं बचती एच के लिए, ई यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए सी, तो एच तो आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यही बनाया था, एच यहाँ पर आएगा, हमने देखा कि डी के थर्ड लेफ्ट पर एच आना चाहिए, एक बार यही चेक कर लेते हैं, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी के थर्ड लेफ्ट पर एच होना चाहिए, तो डी के थर्ड लेफ्ट पर एच बना दिया, ठीक है। अब एच की डायरेक्शन कहाँ से आई ये चेक करना है हमको, एच की डायरेक्शन कहाँ से आई, हाँ, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर आना चाहिए, तो कंप्यूटर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, तो बी के पास भी तो कंप्यूटर आ सकता है, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की है, एच से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर आना चाहिए, हमने ऐसे सी को बना दिया, एच के सेकंड लेफ्ट पर बी को भी तो हम कंप्यूटर दे सकते थे, है ना, ये हमने यहाँ पर की है मिस्टेक, तो कंप्यूटर आपका यहाँ नहीं आएगा, और इसकी डायरेक्शन भी ये नहीं होगी, और एच के इमीडिएट राइट पर जो हमने राउटर बनाया एक बार इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखो, एच के सेकंड लेफ्ट पर, अब हमको टाइपराइटर के सेकंड राइट पर लैपटॉप आना चाहिए, टाइपराइटर की डायरेक्शन हमको पता है ये ऐसे बाहर है, टाइपराइटर के सेकंड राइट पर सी के पास में क्या आ गया, लैपटॉप आ गया। एक बार टाइपराइटर की डायरेक्शन सही है ये भी चेक कर लेते हैं, टाइपराइटर की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ई के थर्ड राइट पर ए गिवन है ना हमको, ई के थर्ड राइट पर ए हमारे पास यहाँ है, ठीक है, तो टाइपराइटर के सेकंड राइट पर लैपटॉप यहाँ आ गया, अब एच के सेकंड लेफ्ट पर आपका आना चाहिए कंप्यूटर, तो एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर आएगा बी के पास में, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी ये, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर, अब एच के इमीडिएट राइट पर राउटर आ जाएगा ए के पास में, ठीक है, एच के यहाँ देखो, एच के इमीडिएट राइट पर राउटर है यहाँ पर, फिर राउटर के थर्ड राइट पर है ई, राउटर के थर्ड राइट पर क्या है ई, तो राउटर की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ई आपका यहाँ पर है, तो राउटर की डायरेक्शन होगी ये, थर्ड राइट पर हो गया इसके ई, चलो इतना हुआ। अब क्या बचता है हमारा, लगभग हो ही गया है हमारा, पहले ना हम लोग हटा लेते हैं जिसको हम बना चुके हैं, ई के थर्ड राइट पर ए हो चुका है, हाँ ई के थर्ड राइट पर ए हमारा हो चुका है, ई बी और जी इसको भी हम बना चुके हैं। ये देखो, प्रिंटर के सेकंड लेफ्ट पर माइक्रोफोन, प्रिंटर के सेकंड लेफ्ट पर, प्रिंटर कहाँ है भाई हमारा, प्रिंटर के सेकंड लेफ्ट पर, और प्रिंटर किसके पास में, जी के पास में, ठीक है, प्रिंटर है किसके पास में, जी के पास में यहाँ पर, तो प्रिंटर के सेकंड लेफ्ट पर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यहाँ आ सकता है और डी के पास में भी आ सकता है, अच्छा चलो इसके लिए रुक जाते हैं, हाँ हमको पता है चार लोग इनसाइड फेसिंग है, चार लोग आउटसाइड फेसिंग है, अब मुझे नजर आ रहा है डी की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ए की डायरेक्शन अंदर की तरफ, एच की डायरेक्शन अंदर की तरफ, बी की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, तो ये चार लोग तो मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं जो अंदर की तरफ है, यानी कि इनके अलावा बाकी जितने भी बचे हैं सबके सब बाहर की तरफ फेस करेंगे, सी भी आपका बाहर की तरफ, और ये वाला पर्सन भी आपका बाहर की तरफ, जी भी आपका बाहर की तरफ, ठीक है, तो अब जी के डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसी बाय चांस की बात है हमारी यहाँ पर आउटसाइड आई है, तो अब आउटसाइड और इनसाइड जो नॉर्मल होता है वही हमारा रहने वाला है, ठीक है, जी की डायरेक्शन जो है आउटसाइड है, तो जितने भी बाहर आउटसाइड फेसिंग वही आउटसाइड है यहाँ पर, चलो तो अब पता चल गया जी के सेकंड लेफ्ट पर उसने बोला है, जी के सेकंड लेफ्ट पर क्या है, माइक्रोफोन, तो जी आपका यहाँ पर है, इसके सेकंड लेफ्ट पर माइक्रोफोन आ गया यहाँ पर, माइक्रोफोन यहाँ पर आ गया, अब क्या बचता है हमारा, इसको हटा देते हैं, ई और बी के लेफ्ट पर जी, डी के थर्ड लेफ्ट पर एच हम बना चुके हैं, एच के सेकंड लेफ्ट पर कंप्यूटर बना चुके हैं, एच के इमीडिएट राइट पर राउटर, राउटर के थर्ड राइट पर ई, ई के सेकंड राइट पर, ये सब हम बना चुके हैं, हटा देते हैं भाई अब, ये भी हमारा हो चुका है। अब हमारा बचता है एच को ये पसंद नहीं है,
हेडफोन्स, ठीक है, एच के लिए हेडफोन्स कैंसल्ड है, एच के लिए, तो अब एच के पास हेडफोन नहीं है तो कौन बचता है? सी के पास लैपटॉप, ए के पास राउटर, डी के पास आ सकता है, ई के पास टाइपराइटर, जी के पास प्रिंटर, बी के पास कंप्यूटर, यहाँ पर माइक्रोफोन, एच के पास हेडफोन नहीं है तो डी के पास आ जाएगा। डी के पास में हमारा हेडफोन आ जाएगा। अब बस वही हो गया हमारा क्वेश्चन। सी के पास जो भी आपका गैजेट बचता है वो सी के पास में आ जाएगा। सी के पास लैपटॉप है, सी नहीं बचता, एच बचता है, एच के पास जो भी बचता है वो एच के पास आ जाएगा, कैमरा। तो क्वेश्चन हो गया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो ये है हमारा यूनिवर्सल मेथड, जिससे हमेशा हमारा क्वेश्चन लगभग हो ही जाता है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा, सिंगल केस में ही हमने इसको बना लिया, वेरिएबल भी साथ में था तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था आज। आई होप कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, आई होप कि आप सभी कर ही लेंगे इतना तो। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, जो कि है आप सभी का होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो भी आपका होमवर्क है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक क्या करना है, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।